लॉकडाउन नंबर 2 की खबर सुनने के बाद तो हम सबके हौसले पस्त हो गए। ऊपर से चुन्नू के कपड़ों से आने वाली बदबू ने हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। नक्शेदी से हमने कहा, भैया अपने लौंडे को उसकी ससुराल भेजने का इंतज़ाम करवाओ, वरना यहाँ तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मगर यह भी संभव नहीं था, क्योंकि समधियों का मोहल्ला तो रेड जोन में, यानी कि वहाँ किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं। आखिर एक दिन 4-5 लोगों ने पकड़कर ज़बरदस्ती चुन्नू को नल के नीचे बैठाया और उसके शादी वाले कपड़े दिए छिपा। हालांकि बेचारा बहुत गरियाया, गुस्सा हुआ, लेकिन कम से कम इंसान बन गया और नहाने के बाद सिर से नई बहुरिया से बात करने का भूत भी उतर गया और उसकी बुद्धि सही ट्रैक पर चलने लगी। फिर उसने पास के खेत के मालिक को मिठाई और नमकीन खिलाकर ऐसा पटाया कि बेचारा साग भाजी के साथ साथ कई बार तो दाल चावल पकाकर भी चुन्नू को दे देता था। खैर साहब, दिन कट रहे थे किसी तरह। लॉकडाउन ख़त्म होने के इंतज़ार में हम लोग जिए जा रहे थे। लेकिन 26-27 अप्रैल से स्टेशन पर कुछ गहमा गहमी बढ़ने लगी और कुछ लोग अपने सामान के साथ वहाँ आकर राशन जमाने लगे। तो पता चला कि प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष गाड़ियाँ चलाई जाने वाली हैं, जिनसे उन लोगों को उनके राज्यों तक पहुँचाया जाएगा। यह सुनकर हम लोगों ने पुराने वाले स्टेशन मास्टर को बहुत याद किया। अगर वो इस समय होते तो हम लोगों को भी लखनऊ भिजवा देते, मगर उनका तो सुना है कि तबादला ही हो गया है और ये नए वाले मास्टर जी तो बड़े ही खड़ूस किस्म के हैं। फिर भी हम सब लोग सिर से सिर जोड़कर यही सोचने लगे कि स्टेशन मास्टर को कैसे पटाया जाए। स्टेशन पर रह रहकर एक दो रेलवे कर्मचारियों से पूछा तो पता चला कि इन साहब को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। फिर क्या था, नक्शेदी ने फ़ौरन अपने नौकरों को बिरयानी बनाने का हुक्म दे दिया। लेकिन दो बहुत बड़ी मुश्किलें थी सामने। एक तो था मुर्गा और दूसरे थे नक्शेदी के शाकाहारी बड़े जीजा जी। यानी मुर्गा कहाँ से और कैसे लाया जाए, ये समस्या तो थी ही। साथ में ये डर भी था कि अगर बड़े जीजा जी को मालूम पड़ गया कि जिन बर्तनों में बारात का खाना बनता है उसी में मुर्गा पका है तो पूरा इंदौर से पर उठा लेंगे वो। तब समस्या का हल चुन्नू ने निकाला और अपने किसान मित्र से एक भगोना मांगने चला गया। मगर उस बेचारे ने तो भगोने की जगह पूरी बिरयानी बनाकर ही दे दी। नक्शेदी ने फ़ौरन जाकर उस किसान को शादी का उपहार कहकर 1000 रुपये का लिफाफा पकड़ाकर धन्यवाद दिया और फिर बिरयानी का भगोना लेकर स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ लपक लिए। अधिकारी ने उनको देखा तो नाक सिकोड़ कराने की वजह पूछी तो वर्मा जी ने खीसे निपोरते हुए बताया कि साहब के लिए बिरयानी लेकर आए हैं। लेकिन वो तो बड़ा ही खड़ूस आदमी निकला। एकदम खौरिया के बोला कि तुमको तो मैं इसी बात पर रिश्वत देने के इल्ज़ाम में अभी अंदर करवा दूंगा। नक्शेदी थोड़ा घबराए तो, पर हिम्मत करके भगोना साहब की नाक के पास ले गए ताकि उनकी नाक में बिरयानी की महक पहुंचे तो बात कुछ बने। और चाल कामयाब हो गई साहब। स्टेशन मास्टर ने फ़ौरन पूछा, क्या चिकन बिरयानी लाए हो? और साहब के सवाल के जवाब में वर्मा जी ने फ़ौरन एक प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी परोसी और उनके सामने सरका दी। तो जनाब बिरयानी ने कमाल कर दिखाया और साहब ने आश्वासन दे दिया कि पहली स्पेशल ट्रेन में ही वो हमारी बोगी भी लगवा देंगे। साहब के कमरे के बाहर भीड़ लगाए खड़े बारातियों ने ये सुना तो ताली पीट पीट कर नाचने लगे और स्टेशन मास्टर की जय जयकार करने लगे। आखिर उस दिन के बाद हमारे रेलवे साहब की चढ़ी हुई नाक भी लाइन पर आ गई और हमारी बोगी उन्होंने वापस प्लेटफॉर्म पर लगवा दी। अब तो लखनऊ पहुंचने के सपने देखते हुए सबके दिन रात कट रहे थे और 1 मई आ पहुंची। अब तो अगले दिन शर्तिया यहाँ से चले ही जाएंगे, ये सोचकर सब बहुत खुश थे। लेकिन दोपहर में सीन बदल गया। हम सब लोग बैठे ताश खेल रहे थे, तभी हथियारबंद पुलिस वाले आए और बिना कुछ पूछे ताछे हमको उठाया और अपने साथ ले जाने लगे। हमने अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए उनसे अंग्रेज़ी में इस हरकत की वजह पूछी तो एक पुलिसिये ने हमारी पीठ पर धौल मारकर कहा, साले मोबाइल चोर, पुलिस को अपनी अंग्रेज़ी से डराने की कोशिश कर रहा है। हम तो क्या, सभी लोग इस बात पर चौंक गए और सबने एक साथ ही हमारी शख्सियत पर उछाले गए चोरी के छींटों को साफ करने की कोशिश में उस पुलिस वाले को गलत ठहराना शुरू कर दिया। तब उसने अपने पीछे हथकड़ी लगाए खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करके कहा कि तुम्हारे इस गैंग मेंबर ने सब बता दिया है और जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब अपनी चालाकी अपनी जेब में रखो और चलो कोतवाली। और जब तक उसकी बात पूरी होती तब तक दूसरा सिपाही हमारा कपड़ों का बैग लेकर आ गया और उसे सबके सामने उल्टा तो उसमें से 10-12 महंगे महंगे मोबाइल नीचे गिर पड़े।
जिनमें चुन्नू का आईफोन भी था। अब तो सबसे पहले चुन्नू ही चिल्लाया, गिरधारी चाचा, आपने हमारा फ़ोन चुराया था। अब हमारी दशा भैया उस समय ज़िबह करने के लिए ले जाते हुए बकरे जैसी हो गई थी, जिसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। हमने हथकड़ी वाले चोर को गौर से देखा और उससे पूछा कि भाई, तेरी हमसे क्या दुश्मनी है जो हमें फंसा रहा है? तभी हमें याद आया कि इसको कहीं देखा है। हाँ, 2 रात पहले जब हम वेटिंग रूम के कोने में चादर लपेटे पड़े थे तो यही आदमी धीरे से अंदर आया था और वहाँ रखे सबके सामान टटोलने लगा था। तब हमने उठकर शोर मचाया था। तो वो शायद चुन्नू का बैग लेकर भाग गया था और बाकी सबका सामान बच गया था। हमने ये बात पुलिस वालों को बताई तो हमारे साथियों ने भी हमारी बात की पुष्टि करी, मगर ये हमको समझ में नहीं आया कि हमारे सामान में इतने सारे फ़ोन पहुँचे कैसे। इसलिए सिपाही की पकड़ से खुद को छुड़ाकर गुस्से में 2 झापड़ चोर को रसीद करके पूछा, ये कारस्तानी कवर कैसे करी? वो कुछ जवाब देता उसके पहले पुलिसिया ने हमको कानून समझाना शुरू कर दिया। तो हमने भी थोड़ा अपना रौब दिखाते हुए जेब से अपना बटुआ निकाला और पुलिस वाले को अपना दफ्तर का परिचय पत्र और आधार कार्ड दिखाया। तब कहीं जाकर उन लोगों को हमारी बात पर यकीन हुआ और उन लोगों ने उस बदमाश की धुनाई शुरू कर दी। जब हड्डियाँ कूटी उनकी, तब उनकी ज़बान खुली और उसने बताया कि उसके बॉस को खबर मिली थी कि कोई बारात स्टेशन पर रुकी हुई है, इसलिए उस रात को चोर वो जानकारी लेने के लिए वहाँ पर आया था और उस आने से पहले किसी मोबाइल की बंद दुकान का शटर खोलकर काफ़ी सारे फ़ोन चुरा कर यहाँ लाया था। और जब वेटिंग रूम में रखा बारातियों का सामान टटोल रहा था तो एक बैग में, यानी हमारे बैग में, वो सारे फ़ोन उसने ये सोच कर रख दिए थे कि यहाँ से भी चोरी का सामान उसी बैग में डालकर ले जाए। फिर वो रोते हुए बोला, लेकिन साहब, इस आदमी ने शोर मचा दिया और मैं गलती से फ़ोन वाले बैग की जगह उसी रंग का दूसरा बैग ले गया और बाहर निकलते ही पकड़ा भी गया। तभी मैंने सोच लिया था कि मेरा नुकसान करवाने वाले इस आदमी को तो सबूत सहित जेल ज़रूर भिजवाऊंगा, चाहे मुझे भी कुछ दिनों के लिए क्यों ना अंदर रहना पड़ जाए। उस चोर की बात सुनकर पुलिस वालों ने हमसे माफ़ी मांगी और उसको धकियाते हुए वहाँ से ले जाने लगे। तब हमने कहा कि भैया, ये चोरी के सारे फ़ोन ले जाओ, वरना फिर से हमको चोरी के झूठे जुर्म में फंसाओगे। खैर साहब, जान बची तो लाखों पाए। और 3 तारीख की शाम को मजदूर स्पेशल के साथ नक्शेदी एंड पार्टी के डिब्बे ने भी इंदौर से प्रस्थान किया। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये उठ खड़ी हुई थी कि नई बहू अपने मायके से नहीं आ सकी और बारात जैसी आई थी वैसे ही वापस चली गई, यानी बिना बहू के। बेचारे चुन्नू की हालत पर सबको बहुत तरस आ रहा था, लेकिन सभी मजबूर थे। बहुत कोशिश की गई लेकिन बहू को अपने साथ ले जाने का ऑर्डर नहीं मिल पाया। किसी तरह चुन्नू को समझाया बुझाया, लेकिन वो तो बेचारा कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। कहीं बेचारा चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश न करने लगे, इसलिए हमने उसके दोस्तों को उस पर कड़ी नज़र रखने को कहा। अब क्योंकि हमारी बोगी मजदूर स्पेशल के साथ जोड़ी गई थी तो हर एक छोटे बड़े स्टेशन पर रुकते हुए 2 दिनों में लखनऊ पहुँचे। खैर, जैसे ही पहुँचे सबने चैन की सांस ली और हमने कसम खाई कि अब कभी भी किसी की बारात में नहीं जाएंगे। हम सब बाराती तो स्टेशन से ही अपने अपने घर चले गए, मगर जब घराती दूल्हे के साथ नक्शेदी के घर पहुँचे तो मिसेज नक्शेदी ने बहू की आरती उतार कर गृह प्रवेश करवाने के लिए दरवाजे पर जैसे कदम रखा और बहू को ना देखा तो दरवाज़ा बंद करने लगी। तब उनको परिस्थिति की जानकारी देते हुए सिर्फ चुन्नू का गृह प्रवेश करवाने को कहा गया, मगर वो कहाँ मानने लगी। तब बेचारी दुखी दूल्हे ने अपनी दुखी दुल्हन को वीडियो कॉल किया और उसे दरवाजे पर रखे चावल के कलश पर ठोकर मारने को कहा। तो बहू ने उधर इंदौर से एक्शन किया और यहाँ लखनऊ में चुन्नू ने अपने पैर से ठोकर मारकर कलेश लुढ़का दिया और फ़ोन वाली बहू के साथ अपने घर में प्रवेश किया। अब सुनने में आया है कि 8 जून से घरेलू वायु सेवा शुरू होने पर चुन्नू की दुल्हनियाँ लखनऊ आ जाएंगी, मगर उसमें भी एक ट्विस्ट है जनाब। लखनऊ आने के बाद बहुरिया को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, यानी कि अलग कमरे में सबसे दूर। जब से यह पता चला है तब से चुन्नू अपने दादाजी की एक मोटी छड़ी लेकर उस पंडित को ढूंढ रहा है जिसने शादी का मुहूर्त 23 मार्च का निकाला था।